डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपको समझने के लिए कि शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ए बीम। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर हमने बहुत सारी फिगर्स आपको दिखाई है। जैसे कि ये आपको फिगर दिखा रही है कि इट इज ए सॉर्ट ऑफ बीम which is made up of concrete, and this is a figure which shows you a beam which is made up of steel। और ये तीसरी फिगर में आपको दिख रहा है, ये भी एक तरह से बीम है जो कि वुडन से बना हुआ है। तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बीम की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो बीम एक ऐसा मेंबर है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर राइट एंगल की उसकी जो एक्सिस है, जो बीम की जो एक्सिस है, इसकी एक्सिस के ऊपर राइट एंगल के ऊपर इसके ऊपर लोड अप्लाई होता है। तो जब इसके ऊपर राइट एंगल के ऊपर लोड अप्लाई होता है या किसी और एंगल पे भी लोड अप्लाई होता है, तो इसके अंदर बेंडिंग भी पैदा हो जाती है। इसके अंदर जो लोड लगता है, विच ट्राइज टू बेंड इट, या इसके अंदर इसको शेयर करने की कोशिश भी करता है। शेयर का मतलब यह है कि जैसे कि बीम है हमारा, ये कोई भी बीम जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट लगा हुआ है इसके अंदर नीचे, इसके एंड के ऊपर, और इधर से लोड लगता है, मान लिया वर्टिकल लोड इस पे लग रहा है, तो वो लोड क्या करता है, कोशिश करता है इसको शेयर करने की कोशिश करता है। शेयर का मतलब है कि मूव वन पार्ट ओवर द अदर। तो इस तरीके से इस बीम के अंदर बहुत तरह के फोर्सेस लगते हैं और इसके अंदर बहुत तरह के इसके अंदर स्ट्रेसेस भी पैदा होते हैं। तो जब हम इन स्ट्रक्चर्स को अपने किसी भी बिल्डिंग में यूज करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर के अंदर या इस बीम के अंदर इसमें किस तरह की बेंडिंग इसके अंदर आई हुई है, या इसके अंदर कहां पर कितना शेयर फोर्स है, ताकि हम उसको उसके हिसाब से ही डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये अभी आपने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताने की कोशिश करी है कि जो ये हम किसी भी बीम के अंदर शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट क्यों निकालते हैं। तो हम बात करते हैं इसके अंदर के जो बीम हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, उसके अंदर जो एंड्स के ऊपर किस तरह का सपोर्ट उसको हम प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जो बीम जो होता है उसको किसी ना किसी सपोर्ट पे तो रखना ही पड़ेगा, उसको हवा में तो हम नहीं लटका सकते हैं। तो उसको रखने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के सपोर्ट्स, एंड्स उसको बोलते हैं, उसके ऊपर उसको हम रखते हैं। तो हमारा सबसे पहला उसके अंदर सपोर्ट आता है हिंज सपोर्ट। हिंज हिंज का मतलब जैसे आपने दरवाजे में भी देखा होगा, कब्जा जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे कब्जा जो होता है दरवाजा हमारा, उस कब्जे के अबाउट मूव करता है। तो इसी तरह से कई जगह पर हम स्ट्रक्चर्स के अंदर इस तरह का हिंज सपोर्ट भी हम बीम को प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, जैसे यहाँ पर हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से इसके अंदर जो ये बीम है हमारा, इट कैन मूव वर्टी, इस डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, लेकिन ये साइडवेज मूव नहीं कर सकता। तो इस वजह से इस बीम के अंदर जो ये जहां पर भी हमने सपोर्ट रखा हुआ है, इसके अंदर जो इसको रिएक्शन मिलेगा, तो रिएक्शन में हमारा वर्टिकल या हॉरिजेंटल, इसमें दो तरह के रिएक्शन हमें मिल सकते हैं। दूसरा हमारा टाइप ऑफ सपोर्ट होता है रोलर सपोर्ट। जैसे अब आप देख सकते हैं, जैसे बीम के नीचे हमने सपोर्ट देने के लिए एक रोलर लगा दिया है। तो इस तरीके से रोलर लगाने से क्या होता है, इस बीम के अंदर इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट जो बीम है हमारा, इसके बहुत ही मामूली सी इसके अंदर मूवमेंट हो सकती है। तो इस तरह के बीम्स हम जहां पर की ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं, तो ब्रिजेस के अंदर हम आमतौर पर इस तरह के सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब उसके ऊपर जो मूविंग व्हीकल्स होते हैं, उसकी वजह से उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के लोड या डिफरेंट टाइप्स की जो स्ट्रेसेस पैदा हो जाती हैं, उन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए हम इस तरीके से बीम के अंदर, बीम के नीचे की तरफ सपोर्ट दे सकते हैं। तो किसी भी बीम के अंदर दोनों रोलर सपोर्ट नहीं हो सकते हैं, एक उसके अंदर हिंज सपोर्ट होगा और एक उसको उसके अंदर हम रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जो इस तरह का जो बीम होता है, इस तरह की बीम को हम सिंपली सपोर्टिव बीम भी कह सकते हैं। ये तीसरे तरह का जो बीम है हमारा, ये फिक्स सपोर्ट होता है। जैसे हम आमतौर पर जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसके अंदर जैसे आपने देखा होगा कि वर्टिकल के अंदर तो हम कॉलम बनाते हैं और हॉरिजेंटल के अंदर हम बीम बनाते हैं। तो जो हॉरिजेंटल के अंदर जो बीम आपने बनाया है और जो वर्टिकल का जो हमारा कॉलम है, अगर वो दोनों आरसीसी के बने हुए हैं, मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बने हुए हैं, तो ये जो साइड के अंदर जो बीम है हमारा, इसको इसके अंदर बिल्कुल हम फिक्स कर देते हैं।
तो इसका मतलब इसके अंदर देयर इज नो मूवमेंट, ना इसके अंदर हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल मूवमेंट है। तो इस तरह का जो बीम होता है, इस तरह का जो सपोर्ट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह के सपोर्ट को हम फिक्स्ड सपोर्ट बोलते हैं, जो बिल्कुल फिक्स है, इसके अंदर देयर इज नो मूवमेंट। तो इसके अंदर हम रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल भी रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, वर्टिकल रिएक्शन भी कैलकुलेट करते हैं, और इसके अंदर मूवमेंट, एक तीसरा टाइप एक और चीज आ जाती है इसके अंदर, मूवमेंट भी इसके अंदर, फिक्सिंग मूवमेंट आती है, तो वो भी हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इस तरह से इस तरह का जो सपोर्ट होता है इसको बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। अब हम बात करते हैं कि हम जो बीम जो है वो कितने टाइप की होते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे सपोर्ट्स की, अब हम बात करते हैं कि जो कितने तरह के बीम्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमारा ये देख सकते हैं कि ये जो बीम है हमारा, इट इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम बहुत सिंपल बीम होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि एक एंड फिक्स है दीवार के अंदर, एक एंड आपने यहाँ पर फिक्स एंड कर दिया और दूसरा एंड बिल्कुल फ्री है, एंटायरली फ्री, हवा में है, इसके अंदर कोई इसके नीचे सपोर्ट नहीं है। तो इस तरह के बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। तो ये आमतौर पर जैसे आप देख सकते हैं जहां पर कि बरामदा जैसे हम निकालते हैं अपने घर के बाहर, या जैसे आपने जो ये हमारे विंडोज वगैरह होती हैं, इसके अंदर जो सन शेड्स वगैरह होते हैं, तो इसके अंदर भी इस तरह से जो प्रोजेक्शन हम बाहर निकालते हैं, तो उसके अंदर इस तरह से हम कैंटिलीवर बीम वहां पर हमें दिखते हैं। तो जिस तरह के कैंटिलीवर बीम होते हैं, इनका जो स्पैन है वो ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर सारा का सारा जो लोड आएगा वो एक एंड पे आ जाएगा। तो जितनी ज्यादा इसका साइज, इसका स्पैन बढ़ता चला जाएगा, उतने ज्यादा यहाँ पर इसकी डेप्थ बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए इस तरह के जो बीम्स होते हैं उनका स्पैन जो है वो ज्यादा बड़ा हम नहीं रख सकते, लिमिटेड स्पैन होते हैं। दूसरे टाइप का जो हमारा जो बीम होता है इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। जैसे भी मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर जो बीम है हमारा, इसको हमने दो दीवारों के ऊपर क्लियरली इस तरह से रखा हुआ है और इसके ऊपर हम आगे फर्दर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो जो इस तरह का जो सपोर्ट होता है, इस तरह के सपोर्ट को हम बोलते हैं, इस तरह के बीम को हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इसके अंदर एक हमारा जो सपोर्ट हो सकता है, एक हिंज हो सकता है और दूसरा रोलर सपोर्ट हो सकता है। तो इस तरह के बीम को हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो आमतौर पर हम जो एनालाइज करेंगे, या तो हमारे बीम होंगे सिंपली सपोर्टेड या इट विल बी कैंटिलीवर बीम। तीसरे तरह का बीम होता है जैसे आपको देख रहे हैं ओवरहैंग बीम। इसके अंदर जो बीम है हमारा, उसके अंदर हमने एक एंड से आगे प्रोजेक्शंस को बाहर निकाला हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे हम छज्जा जैसे बोलते हैं, घर के अंदर भी बाहर हम जैसे मकान से बाहर जो प्रोजेक्शन निकालते हैं तो वो ओवरहैंगिंग पोर्शन होता है। तो इस तरह जो ओवरहैंग होता है हमारा, वो दोनों तरफ भी हो सकता है और एक तरफ भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा ओवरहैंगिंग पोर्शन है, तो दोनों तरफ भी हो सकता है और इट कैन बी ऑन वन साइड। तो इस तरह के बीम को हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। फिर इस तरह से जो बीम हमारा फिक्स्ड बीम, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो बीम हमारा होता है जिसके दोनों सिरे दोनों तरफ से अगर वो दीवार के अंदर अगर दबे हुए हैं, फिक्स्ड है, रिजिडली फिक्स है, तो इस तरह के बीम को बोलते हैं फिक्स्ड बीम। तो दोस्तों हमारे जो अभी जितनी टाइप हमने पढ़ी है, इसके अंदर जो मैक्सिमम जो हम इस्तेमाल करते हैं बीम को, वो हमारे फिक्स्ड बीम ही होते हैं, क्योंकि हमारे जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर जो कॉलम है वो भी आरसीसी का बना होता है और बीम भी आरसीसी का होता है। तो इस तरीके से जो उसके अंदर दीवार के अंदर देयर इज नो मूवमेंट, उसके अंदर बिल्कुल उसको हमने फिक्स कर दिया है रिजिडली। तो इस तरह का जो बीम हम इस्तेमाल करते हैं, फिक्स्ड बीम का ही इस्तेमाल हम आमतौर पर करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया कंटिन्यूस बीम। तो कंटिन्यूस बीम का मतलब ये एक ऐसा बीम विच इज हैविंग ए मोर देन टू सपोर्ट्स। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर दो सपोर्ट्स होते हैं। तो इस तरह के बीम हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर बड़े बड़े हॉल्स के अंदर। तो उसके अंदर हम जो बीम्स इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर इट कैन हैव मोर देन टू सपोर्ट्स। जैसे बीच में हमने सपोर्ट दे दिया है, जैसे आपने देखा है कि जैसे हमारे बीच में हम कॉलम भी दे देते हैं, जैसे बड़ा स्पैन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके अंदर फिर हम एक बीम से काम नहीं चलेगा, अगर क्योंकि उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसलिए उसके स्पैन को कम करने के लिए फिर हमने बीच में सपोर्ट भी दे देते हैं। तो इस तरह के बीम को बोलते हैं कंटिन्यूस बीम। तो इस तरीके से हम बहुत तरह के बीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोड की। तो जो बीम के ऊपर जो लोड लगा हुआ है वो कितने तरह का लोड हो सकता है। तो सबसे पहला हमारा जो लोड होता है इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड का मतलब ये है कि जो लोड जो किसी एक पॉइंट पर ही कंसंट्रेट करे, तो उस तरह के लोड को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड। तो इस तरह के लोड को दिखाने के लिए हम इस तरह से आप देख रहे हैं एक एरोहेड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के लोड को हम पॉइंट लोड भी कह सकते हैं या आइसोलेटेड लोड भी कहते हैं। तो जैसे ये बीम को दिखाने का ये हमारा एक तरीका है, सिंपल एक लाइन दिखाते हैं बीम को, उसके दोनों तरफ जो नीचे वर्टिकल सपोर्ट्स हैं उनको इस तरह से रिएक्शन से दिखाते हैं
और ऊपर जो इसके अंदर जो लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड को इस तरीके से हम एक सिंपल लाइन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आमतौर पर जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, वो इस तरह का कोई हमारा ऐसा लोड नहीं होता जो कि इस तरीके से एक पॉइंट पर एक्ट करे। लेकिन ये हम जो एनालिसिस वगैरह करने के लिए इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मान लो उस पर एक लोड लगा है जो कि किसी एक पॉइंट पर अगर एक्ट कर रहा है, तो उसको लोड को हम क्या बोलते हैं, तो इट इज कॉल्ड पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड। तो आमतौर पर हम जो हमारे स्ट्रक्चर जो आते हैं उसके अंदर लोड किस तरह का होता है, इसको बोलते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे वो कंसंट्रेटेड लोड था, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब है कि जो लोड एक बड़े सारे एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो आमतौर पर जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, हम इस तरह के लोड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लिया आप ये बीम है, बीम का भी जो लोड है एक तरह से सेल्फ जो लोड होता है वो भी एक तरह से यूडीएल ही है। मतलब यूडीएल मतलब पूरा जो लोड है ये पर मीटर एक लेंथ का जो लोड है ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हमने। या इसके ऊपर जैसे मान लिया आपने छत बनाई हुई है, रूफ का लोड है, तो रूफ का लोड भी जो होगा वो एक तरह से विच इज स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया। तो पर यूनिट एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से उसको फिर बोलते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूडीएल से डिफाइन करते हैं, तो इसका आमतौर पर न्यूटन पर मीटर, एक मीटर पे कितना लोड लगा है या एक एमएम पे कितना लोड लगा है, इसको और फिर अलग हम लेंथ अलग उसमें बड़ी यूनिट में उसको किलो न्यूटन पर मीटर में भी कह सकते हैं। जैसे दिखाया गया कि 200 केजी पर मीटर, एक मीटर पे जो लोड लगा है वो 200 केजी। तो 3 मीटर पे कितना लोड हो गया, 300 केजी। तो जो इस तरह का जो लोड यूडीएल होता है, ये जो यूडीएल है ये इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे आपको दिखा रहा है। और ये जो यूडीएल होता है इसको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये चेक करते हैं, हम कहते हैं कि इट इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ये अपने सेंटर पे एक्ट करता है। तो जितना भी बड़ा स्पैन होगा वो उसके जितने भी स्पैन पे लोड लगा हुआ होगा वो लोड हम ये एज्यूम करते हैं कि इट विल एक्ट एट इट्स सेंटर, ये अपने सेंटर पर एक्ट करेगा। इस तरीके से हम नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की। यूनिफॉर्म वेरिंग लोड का मतलब ये जो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, बदल रहा है। जैसे अभी आपने पीछे देखा था, इट वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, लेकिन ये यूनिफॉर्म था लोड, मतलब एक जैसा लोड था। इट इज नॉट चेंजिंग, हर जगह पर पॉइंट पर एक जैसा ही लोड लगा हुआ है, इसलिए इसका हमने नाम दिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अभी आप देख रहे हैं कि ये भी है तो यूनिफॉर्म, लेकिन इट इज वेरिंग करता है। जैसे आप देख सकते हैं इस सपोर्ट से ही यहाँ पर ये इसने वेरी करना शुरू किया और यहाँ पर सेंटर पर अगर ये मैक्सिमम हो गया फिर ये घटना शुरू हुआ। तो इस तरीके से इस तरह के लोड को बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये 0 लोड है और ये बढ़ता बढ़ता इस सपोर्ट तक आकर मैक्सिमम हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये मैक्सिमम लगा हुआ और ये मिनट घटता हुआ यहाँ पर जाकर 0 हो गया। ये भी एक तरह से यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। यहाँ पर एक यूनिट है इसकी, यहाँ पर ये 0 नहीं है, कुछ अमाउंट है इसका, लेकिन यहाँ से भी यूनिफॉर्मली बढ़ते बढ़ते यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई। तो इस तरह के भी जो लोड होते हैं कई बार स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो उनको फिर हम इनको एनालाइज करने के लिए इस तरीके से जैसे आपको दिखाया गया फिगर में, इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो एक थियोरेटिकल आपको बात बताई गई है कि जो बीम्स हैं हमारे पास उनके अंदर किस तरह के उस पे सपोर्ट होते हैं, किस तरह के उसके वो बीम्स उनके कौन कौन से टाइप्स हैं, उन पर किस किस तरह के लोड लग सकते हैं। तो अब हमारा काम ये है कि भाई जो मेन एम है इस चैप्टर का वो ये निकालना कि इस बीम के अंदर शियर फोर्स हमारा जो है कैसे वेरी कर रहा है। तो हमें पता होना चाहिए शियर फोर्स होती क्या है। तो जैसे हम बता सकते हैं कि जब किसी भी बीम के ऊपर लोड लगता है तो उसके अंदर इंटरनल उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होती है, और ये जो स्ट्रेसेस जो होती हैं वो उस लोड को क्या नाम है उसका विरोध करती हैं या उसका रेजिस्ट करती हैं उस लोड को। तो उसकी रेसिस्टेंस की वजह से जो उसमें स्ट्रेस पैदा होती है उसको हम स्ट्रेस बोल देते हैं। उसका जो रेसिस्टेंस होता है किसी भी लोड के प्रति उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस या उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो जो हमारा शियर फोर्स होती है, शियर फोर्स का काम क्या है, जो कि एक बीम के एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन के अगेंस्ट उसको स्लाइड करने की कोशिश करती है। तो उस तरह की जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं शियर फोर्स। तो किसी भी बीम के ऊपर जैसे आप देख सकते हैं, जैसे पीछे भी आपको दिखाया गया है, जैसे हम आगे देख सकते हैं, जैसे ये बीम है मान लिया हमें,
तो इसके ये बीम आपको दिखाया गया। तो इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, कोई भी अगर हम एक सेक्शन ले लें, किसी भी पॉइंट को हम कंसिडर कर लें, तो अगर हम ये निकालना चाहेंगे भाई इस बीम के अंदर यहां पर इस पॉइंट पर कितनी शियर फोर्स है, तो वो सेक्शन के ऊपर कितनी शियर फोर्स है, तो उसको कैलकुलेट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हम उस सेक्शन के को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, आइदर लेफ्ट और राइट। तो जो लेफ्ट के अंदर जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस लगी हुई हैं, सेक्शन के लेफ्ट में जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस लगी हुई हैं, अगर हम उन फोर्सेस को एल्जेब्रिक सम करते हैं, उनको जमा घटा करते हैं उनका, तो वो जो नेट जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, दैट विल गिव यू द शियर फोर्स एट दैट सेक्शन। तो जो हम जो कैलकुलेशंस करते हैं किसी भी तरफ कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट में करें चाहे राइट में करें। तो उस तरीके से जो बीम होगा उसके लेफ्ट या राइट के अंदर जितनी भी फोर्सेस लगी हुई हैं, उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा, हमें दोनों तरफ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक तरफ कैलकुलेट करते हैं। हम बाद में जब चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि लेफ्ट और राइट के अंदर दोनों तरफ बराबर ही फोर्स होंगी। तो किसी भी सेक्शन के लेफ्ट या राइट में जितनी भी फोर्सेस लगी हुई हैं, उनको अगर हम एल्जेब्रिक सम अगर उनका कर दें, तो दैट विल गिव यू द शियर फोर्स एट दैट सेक्शन। तो ये हमने लिखा है, द शियर फोर्स at any section of the beam is the algebraic sum of all the vertical forces acting on either side of the section। जो सेक्शन हमारे उसके लेफ्ट में या राइट में जितनी भी फोर्स लगी हुई है, उनका अगर हम एल्जेब्रिक सम कर दें, तो दैट विल गिव यू द शियर फोर्स एट दैट सेक्शन। तो अब इसकी बात आती है कन्वेंशन की, कि किसको पॉजिटिव माने किसको नेगेटिव माने। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे मान लिया ये हमारा एक सेक्शन है, जैसे लाइन आपको दिखाई गई है बीच के अंदर, तो अगर मान लिया इसको हम सेक्शन मान लें, तो अगर इस सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन के अगर लेफ्ट में अगर अपवर्ड फोर्स आओ और राइट में अगर डाउनवर्ड फोर्स हो, तो इट विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव। इन द सेम वे अगर हमारे सेक्शन के अंदर अगर लेफ्ट में डाउनवर्ड और राइट में अगर अपवर्ड फोर्स हो, इट विल बी कंसीडर्ड नेगेटिव। तो ये जो साइन कन्वेंशन आपको बताई गई है, इसको हम जैसे अब फर्दर जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, तो उसमें ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है। जो सेक्शन है हमारा, जैसे फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये सेक्शन है, इस सेक्शन के अगर लेफ्ट में अगर कोई अपवर्ड फोर्स लगी हुई है, तो उसको हम पॉजिटिव गिनेंगे। इसी तरह से सेक्शन के अगर राइट में अगर वो डाउनवर्ड फोर्स लगी हुई है, तो इट विल टेकन एज पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट की। तो इसी तरह से बेंडिंग मूवमेंट भी हम किसी भी सेक्शन पे अगर कैलकुलेट करते हैं, तो बेंडिंग मूवमेंट किसी भी सेक्शन पे कैलकुलेट करते हैं, तो उस सेक्शन के लेफ्ट में या राइट में जितने भी मूवमेंट्स हैं, तो मूवमेंट का मतलब आपको पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जितने भी फोर्स लगी हुई हैं, अगर उनका अगर मूवमेंट ले लें और उनका अगर एल्जेब्रिक सम कर दें मूवमेंट्स का, तो दैट विल गिव यू द बेंडिंग मूवमेंट एट दैट सेक्शन। जैसे शियर फोर्स में हमने खाली फोर्स को कंसीडर किया था, अब हम बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बेंडिंग मूवमेंट के अंदर दो चीज आ जाएंगी। जो फोर्स पहले थी फोर्स वो, और उसको उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस सेक्शन से। तो इस तरीके से हम उस सेक्शन के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस सेक्शन पे कितना बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है। तो बेंडिंग मूवमेंट हम सेक्शन के लेफ्ट में भी ले सकते हैं और राइट में भी ले सकते हैं। तो जो बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन है, ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें पता लग जाए कि बीम के अंदर कितनी बेंडिंग आ सकती है। तो इसलिए हमें उसके अंदर वहां पर पता होना चाहिए कितना बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है। तो इसी तरीके से जैसे इसके भी साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, जैसे बीम है हमारा, अगर इस बीम के जो सेक्शन के अंदर अगर इसके लेफ्ट में अगर क्लॉकवाइज हो और राइट में एंटी क्लॉकवाइज हो, तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। इसी तरह से किसी भी सेक्शन के लेफ्ट में अगर एंटी क्लॉकवाइज और राइट में अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो इट इज कंसीडर्ड नेगेटिव। तो जो ये पॉजिटिव जो बेंडिंग मूवमेंट होता है, इट कॉजेज द सैगिंग मूवमेंट। इस तरह से बीम के अंदर सैगिंग मूवमेंट, सैगिंग पैदा हो जाती है। और इसी तरह से अगर ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है, तो इट प्रोड्यूसेस हॉगिंग। तो ये जो सिंपल है, जैसे डायग्राम दिखाया गया है, इट रिप्रेजेंट हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट, दिस रिप्रेजेंट सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात कि ये बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है। तो बेंडिंग मूवमेंट का मतलब यही है कि किसी भी सेक्शन के लेफ्ट राइट में जितनी भी फोर्सेस लगी हुई हैं, उसका मूवमेंट, सम एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे अभी आपने ये बीम था, इस बीम के डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर हमने ये कैलकुलेट किया भी किस पॉइंट पे कितनी शियर फोर्स लगी हुई है, या किस पॉइंट पे किस सेक्शन पे कितनी बेंडिंग मूवमेंट आती है।
तो अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें किसी भी लाइन के ऊपर, तो जो डायग्राम बनेगा हमारा, दैट डायग्राम इज कॉल्ड शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जितना बड़ा हमारा ये बीम है उतना ही हम उतनी बड़ी लाइन ले लेते हैं, और इस लाइन के डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर हमने कैलकुलेट किया कि किस पॉइंट के ऊपर कितनी शियर फोर्स आई हुई है। तो हमने इसको एक स्केल के हिसाब से इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो डायग्राम बना हमारा, इसको बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम। इन द सेम वे अगर हम किस किस सेक्शंस के ऊपर कितनी बेंडिंग मोमेंट आई है, तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इन ए स्केल और उनको अगर डिफरेंट पॉइंट्स को मिला दें, तो जो डायग्राम बनेगा हमारा, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी यहाँ पर आपको मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वर्टिकल फोर्स लगी हुई है, ये जैसे रिएक्शन हमारा वर्टिकल है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। इस तरह वर्टिकल लाइन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जहां पर ये यूडीएल लगता है, यूडीएल मतलब ये इतने स्पैन पे लगा हुआ है, एक पॉइंट पे तो लगा नहीं हुआ, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से इंक्लाइन का इस तरह से लाइन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर फिर ये पॉइंट लोड लगा है तो ये वर्टिकल आ गया, या ये भी पॉइंट लोड है, ये वर्टिकल रिएक्शन है तो ये वर्टिकल रिएक्शन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ये इसको रिप्रेजेंटेशन है, वो अगर पॉइंट लोड होता है तो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर यूडीएल है तो उसको इंक्लाइंड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन द सेम वे आप बेंडिंग मोमेंट के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर 1 डिग्री फालतू होती है बेंडिंग मोमेंट के अंदर। तो जैसे यहाँ पर पॉइंट लोड लगा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल लाइन से मिलाते हैं इसको, इंक्लाइंड लाइन से। ये जैसे यहां से यहां तक आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने इसको सीधा स्ट्रेट लाइन से मिलाया है। लेकिन जहां पर यूडीएल लगा होगा, जैसे आप देख सकते हैं यूडीएल है, तो इट विल बी मेक इन पैराबोलिक, इस तरह कर्व में इसको मिलाएंगे। ये कर्व आपको दिख रही है, तो ये यूडीएल को रिप्रेजेंट हम कर्व से करते हैं और पॉइंट लोड को सीधा स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, और यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है, तो इट इज मेक इन ए कर्व, ये कर्व से मिलाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बना सकते हैं। तो दोस्तों एक सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको समझाने की कोशिश की गई है कि हम किस तरह से किसी भी बीम का जिसके ऊपर कुछ लोड लगा हुआ हो, तो उसके हम शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि बीम बना हुआ है, ये कैंटिलीवर बीम है, इसका ये स्पैन आप देख रहे हैं 3 मीटर का स्पैन है। इसके ऊपर 3 लोड लगे हुए हैं, एक 2 किलो न्यूटन का, एक ही आपका इसके अंदर 1.5 किलो न्यूटन का, एक 1 किलो न्यूटन का, ये 3 लोड लगे हैं। तो हमें इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ये निकालना है कि भाई इसके अंदर कितने किस पॉइंट पर कितना शियर फोर्स है। तो इसको रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जैसे इसके अंदर हम कहां से मूव करेंगे, हम मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये राइट पोर्शन है, राइट है बीम का, इधर हम जा रहे हैं जैसे लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो राइट टू लेफ्ट। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा सबसे पहला पॉइंट बी है, डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट के ऊपर हमारा ये वर्टिकल फोर्स लगा हुआ है। तो हम अगर हम इसको सेक्शन को इधर से मान के चलें, तो ये सेक्शन जैसे मान लिया ये बी है, इसके हम थोड़ा सा अगर इधर जाते हैं, तो ये जो लोड ये सेक्शन है यहाँ पर मान लिया, तो जो लोड है उसके सेक्शन के राइट में आ गया डाउनवर्ड। तो जैसे कन्वेंशन के हिसाब से बताया गया है कि अगर कोई लोड अगर सेक्शन के, या अगर मान लीजिए सेक्शन है हमारे जहां पर मेरा पॉइंटर है, तो इसके राइट में अगर लोड लगा है तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से बी और सी और डी के बीच में और कोई लोड नहीं है, तो यहां तक इसके ऊपर यही लोड चलता रहेगा। लेकिन जैसे हम सी को क्रॉस करेंगे तो फिर एक वर्टिकल लोड आ जाएगा। तो फिर ये भी, अब इसका मतलब इस सेक्शन के राइट में 2 लोड हो गए, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। इसी तरह से सी और बी के बीच में एजीटी चलता रहेगा। फिर जैसे ही हम इसको बी को क्रॉस करेंगे तो ये 3 लोड हो जाएंगे, तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे, तो तीनों हमारे जो लोड होंगे दे विल बी पॉजिटिव। अब इसके बाद हम ए पर जाते हैं, तो ए से उसके बीच में और कोई लोड नहीं है, तो इसका मतलब इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो यहाँ पर जो लोड आएगा ये तो यहाँ पर चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमने सभी पॉइंट के ऊपर एक स्केल में लेकर इनको मिला दिया, तो हमारा क्या बन गया, शियर फोर्स डायग्राम। ये पॉजिटिव था तो ये हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया। तो बाकी सारी चीजें इसके अंदर आपको बताई गई कैसे कैसे आपने लिया है, तो आप इसको ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह से हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट आपको पता ही है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जैसे हम यहां से शुरू करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो इसके इधर कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन के लेफ्ट या राइट हम देख सकते हैं। तो जैसे इसके यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर हम इधर
शेयर फोर्स, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। अब यहाँ पर इसके बाद हम जैसे सी पॉइंट पे जाते हैं, तो सी पॉइंट पर अब आप देख सकते हैं कि इसका जो ये इसके ऊपर जो लोड लगा हुआ है इसका तो इसके बाद मूवमेंट 0 होगा, लेकिन इसके बाद इससे पहले एक ही लोड लगा हुआ है, हमारा लोड है 1 किलो न्यूटन का। तो सी से हम जैसे इस 1 किलो न्यूटन का मूवमेंट लेंगे तो 1 इंटू में 1, तो ये हमारे पास हो गया 1 किलो न्यूटन मीटर। तो अब जैसे आप देख सकते हैं इस पॉइंट के हमने अबाउट मूवमेंट लिया है, तो इसका जो मूवमेंट ये बन गया, ये हमारा बन गया क्लॉकवाइज, और ये जो पॉइंट है ये इसके ये सेक्शन के राइट में है। तो राइट के अंदर अगर हमारे पास अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है तो इट इज कंसिडर्ड नेगेटिव, तो इसलिए इसको हमने नेगेटिव में लिया है। इसी तरह बी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो बी पॉइंट पे ये दो लोड आ गए, तो अब ये जो दोनों लोड हमारे क्लॉकवाइज हो जाएंगे, तो इसका इसके अबाउट मूवमेंट लेंगे, इनको हम जोड़ देंगे क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट एट बी, ये दो लोड आ गए, तो ये टोटल हमारे पास हो गया 3.5 किलो न्यूटन। इन द सेम वे अगर हम ए पे जाते हैं तो अब ए पे 3 लोड हो गए, तो तीनों लोडों का अगर हम बेंडिंग मूवमेंट इनका मूवमेंट लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनको हमने जोड़ दिया 1 इंटू 3, 1.5 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1, तो एक से हो गया 2 गुना में 1, एक अबाउट मूवमेंट लिया है 1.5 इंटू 2 एंड 1 इंटू 3, तो टोटल हमारा होगा 8 किलो न्यूटन मीटर माइनस में, 8 हमने ले लिया, तो हमने सबको ऐड कर दिया, एक लाइन से मिला दिया, तो ये हमारे पास नेगेटिव में आ गई, क्योंकि नेगेटिव में होता है नीचे डाउनवर्ड, तो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं इस लाइन के नीचे और पॉजिटिव को ऊपर। तो इस तरीके से हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। अब इसी तरीके से ये दूसरा हमारा सवाल ये भी कैंटिलीवर का है, इसके अंदर हमने क्या किया है, जो बीम है हमारे पास, इस बीम के अंदर हमने क्या किया है, ये एक यूडीएल भी लगा हुआ है, तो जैसे इसके अंदर आपने दिखाया 2 मीटर का स्पैन है हमारा, और इसके अंदर 1 किलोमीटर पर मीटर का लोड लगा हुआ है। तो हमने इसके अंदर शुरू में आपको दिखा दिया कि जो यूडीएल होगा इट विल एक्ट एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पे एक्ट करेगा। तो इसके अंदर हम यहां से शुरू करते हैं शियर फोर्स निकालना, जैसे डी पे हमारा शियर फोर्स 0 होगा, इसके बाद हमने यहां पर निकाला सी के ऊपर शियर फोर्स निकाला, तो हमारा टोटल लोड कितना होगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, तो हमारे पास कितना यहाँ पर लोड होगा, कितना शियर फोर्स हो गया 2 किलो न्यूटन, क्योंकि लोड ही एक तरह से 1 इंटू 2, तो हमारे पास टोटल हमारे पास यहाँ पर शियर फोर्स 2 हो गई। फिर उसके बाद यहाँ से सी और बी के बीच में एजीडी चलता रहेगा, और फिर बी से थोड़ा सा जैसे हम राइट में जाए लेफ्ट में जाएंगे तो ये और इसमें जुड़ जाएगा, तो 2 जमा 2 हमारे पास 4 किलो न्यूटन का हो गया, और बी से ये तक एजीडी चलता रहेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो शियर फोर्स है उसको हमने इंक्लाइंड लाइन से मिलाया है, और बाकी ये बी और सी और बी के बीच में एजीडी चलता रहेगा, और यहाँ पे फिर ये की पॉइंट लोड आ गया, इसको हमने ऐसे वर्टिकल लिया और ये एजीडी चलता रहा। इस तरह से हमने शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ किया। अब इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से शुरू कर देंगे, इट विल बी 0। अब हम निकालेंगे सी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट आपको पता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स कितना हो गया 1 इंटू 2, और ये एक्ट करेगा अपने सेंटर पे, तो इसके सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस इट इज ऑल्सो 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 1, तो हमारे पास कितना हो गया ये 1 इंटू 2 इंटू 1, 2 किलो न्यूटन मीटर। जो बेंडिंग मोमेंट होता है, मोमेंट होता है, उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर और किलो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, तो 2 किलो न्यूटन मीटर हो गया। अब हम बी पे आ जाएंगे, तो बी पे देखेंगे कि सबसे पहले कि यूडीएल लगा हुआ है, तो 1 इंटू 2, ये तो लोड हो गया, ये एक्ट करेगा अपने सेंटर पे, तो इसके सेंटर यहां से डिस्टेंस बी से कितना डिस्टेंस हो गया, एक ये हमारे पास डिस्टेंस है 0.5 और ये है 1 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस होगा 1.5। तो हमारे पास क्या बेंडिंग मूवमेंट बन गया 1 इंटू 2 इंटू में 1.5, 1 इंटू 2 इंटू 1.5, और अब इसके बाद इसका इसके अबाउट मूवमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि इसका तो डिस्टेंस 0 है यहां से, तो इस तरीके से टोटल हमारे पास कितना बेंडिंग मूवमेंट हो गया 3 किलो न्यूटन मीटर। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट बेंडिंग मूवमेंट एट ए। अब ए पे बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे तो सबसे पहले इसका निकालेंगे, तो 1 इंटू 2 तो हमारा लोड हो गया और रिएक्ट करेगा अपने सेंटर पे, तो इसके सेंटर का ए से डिस्टेंस 2 जमा में 1, तो 3 मीटर हो गया, मतलब 1 जमा में 1 मीटर ये यहां से डिस्टेंस है, और 1 मीटर ये हो गया 1 जमा 1 2, तो हमारे पास क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारे पास 4 हो गया, और उसके बाद एक ये लोड लगा हुआ 2 गुना में 0.5, तो 2 गुना में 0.5 कितना मिलोगे 1, तो कितना हो गया हमारे पास टोटल 5 हो गया।
तो 4 ये हो गया और एक ये हो गया, 5 किलो न्यूटन मीटर होगा टोटल एक पे। तो 5 हमने ले लिए यहाँ पर, इस तरीके से हमने सबको मिला दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर यूडीएल था, तो इसको मिलाने के लिए हमने क्या किया, इसको पैराबोलिक, इससे पैराबोलिक मिलाते हैं, इसको कर्व में मिलाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन अगर आप जब तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी इसको देखकर। अब हम जैसे आप देख सकते हैं कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसी तरह से इसके अंदर भी कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर में। इसके अंदर सबसे पहले हमें रिएक्शंस निकालने पड़ते हैं। जैसे बीम दिखाया हुआ है, इस बीम पे 2 लोड लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ता है कि जो लोड जो है ये इन दोनों सपोर्ट्स नहीं लेना है, तो इस सपोर्ट पे कितना लोड आया और इस सपोर्ट पे कितना लोड आया, क्योंकि जो लोड है ये हमारी जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है उसके हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि जो बीम हमारा इट इज ए इक्विलिब्रियम के अंदर बीम है, तो इस वजह से जो लोड इसके अंदर जो सिग्मा एच विल बी जीरो, सिग्मा वी विल बी जीरो, जो वर्टिकल फोर्सेज है इनका सम जो है 0 होगा। तो ये 2 और 3 किलोमीटर के फोर्स लगे हुए हैं, इट इज टू बी टेकन बाई आर ए एंड आर बी, रिएक्शन जो होगा इन्होंने लेना आर ए और आर बी ने। तो अगर हमारा बीम पे अगर सिमेट्रिक लोडिंग होती है, मतलब जैसे कि सेंटर पे अगर एक लोड लगा होता तो आधा इधर चला जाता, इधर आधा इधर चला जाता, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो लोडिंग है हमारी इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसके अंदर अलग अलग पॉइंट पे लोड लगे हुए हैं, 1 2 है 1 3 है, एक ही 1 मीटर पे लगा है और एक इधर से आप देख सकते हैं कि ये 3 मीटर पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन निकालना पड़ेगा कि भाई ए पे कितना लोड आएगा और बी पे कितना लोड आएगा। तो रिएक्शन निकालने के लिए किसी एक भी सपोर्ट के अबाउट अगर हम मूवमेंट ले लेंगे तो उस तरीके से वहां पर क्या करेंगे, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। किसी एक के अबाउट मूवमेंट ले लिया तो आपने टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए के अबाउट आपने मूवमेंट लिया, तो सबसे पहले इसका मूवमेंट लिया आपने 2 गुना में एक, हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। फिर 3 गुना में 3, दूसरा होगा एक अबाउट, इसका डिस्टेंस 3 है, 3 गुना में 3 इज इक्वल टू ये हमारे पास हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो आरबी इंटू में 5, तो आरबी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.2। तो टोटल लोड हमारे पास 2 जमा में 3 5, तो अगर हमारे पास आरबी 2.2 आ गया तो इसमें से हम घटा देंगे तो हमारे पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी, ये आर ए आ गया। तो आर ए 2.8 किलो न्यूटन और आरबी 2.2, हमारे पास ये आर ए और आरबी आ गए। तो अब हम इस तरीके से अब इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसके अंदर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो लेफ्ट के अंदर लेफ्ट टू राइट का इसका मतलब सीधा सीधा फंडा ये है कि जो वर्टिकल लोड होंगे दे विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड लोड विल बी कंसीडर्ड नेगेटिव, क्योंकि जो सेक्शन हमारा ये लोड आएगा इस सेक्शन के राइट में आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई जो लोड होगा हमारे पास, मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं जो वर्टिकल लोड से दे विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड लोड विल बी कंसीडर्ड नेगेटिव। जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, जब हम राइट से लेफ्ट में जाते हैं तो जो डाउनवर्ड होता है उनको पॉजिटिव लेते हैं, अपवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। तो ये आप वो कन्वेंशन इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो जैसे आपने शियर फोर्स यहां से शुरू किया, आपने यहां से भी शुरू कर सकते हैं, बी से शुरू किया आपने, तो यहां पर 2.2 किलो न्यूटन यहां पर आपने लिया, ये आपने ले लिया, नेगेटिव आएगा। फिर इसके बाद यहां पर हम चले, क्योंकि डाउनवर्ड है, यहां तक चलते रहे, जीडी चलता रहेगा। फिर उसके बाद ये हमारे पास ये वर्टिकल आ गया, तो ये कितना हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं शियर फोर्स एट डी। तो हमारे पास 2.2 था, ये अपवर्ड है और ये -3 डाउनवर्ड है, तो हमारे पास कितना रहेगा यहाँ पर नेट 0.8, 0.8 आ गया। इस तरीके से ये 0.8 चलता रहा, फिर आगे फिर ये हमारे पास ये अपवर्ड आ गया। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना लोड आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2.8 और +2, तो कितना आ गया हमारे पास 2.8। तो ये 2.8 है, यहाँ पर हम जाएंगे तो ये रिएक्शन हमारे पास 2.8 का ही है। तो इन दिस वे वी कैन सी दैट शियर फोर्स एट ए इज 2.8। इस तरह से यहाँ पर इसका जो रिएक्शन है ये वर्टिकल है, ये 2.8 है, तो ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से जैसे हम देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, तो वर्टिकल को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। तो ये वर्टिकल ये डाउनवर्ड आ गया, फिर इससे चलता रहा, फिर ये डाउनवर्ड आ गया, 3 का यहाँ पर चलते रहे, फिर यहाँ पर चले, तो यहाँ पर ये हमारे पास 2.2 नेगेटिव हो गया, यहाँ पर चले गए पॉजिटिव हो गया।
इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं तो किधर से भी हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए बी जो है हमारा, इसके अबाउट इसके मूवमेंट लिए 0 हो गया। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट आपने डी लिया तो इसका लेंगे हमें मूवमेंट, तो हमारे पास इसका जो मूवमेंट होगा ये सेक्शन बेंडिंग मोमेंट एट डी, यहाँ पर आपने लिया बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो आपने निकाल दिया डी पे ले लिया 2.2 इंटू 2, तो हमारे पास 4.4 हो गया। यहाँ पर आपने लिया है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो आपने ले लिया 4.4 किलोमीटर पॉजिटिव। अब हम आगे सी पे, तो सी पे भी दो फोर्स होगी, एक ये और एक ये, तो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो 2.2 इंटू में, अब आप यहां से देख सकते हैं हमारे पास 1 मीटर डिस्टेंस, तो ये 2 बच गए, तो 2 जमा 2 4 हो गए, तो 2.2 इंटू 4 माइनस में 3 इंटू 2, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास नेट 2.8, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज बच गया, तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव ले लिया, अब यहाँ पर आर ए पे 0 हो गया, तो इन सभी को आपने मिला दिया, तो इस तरीके से वी कैन सी दैट दिस इज अवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इन द सेम वे हम यहाँ पर ये यूडीएल के केस में भी देख सकते हैं, तो बस सिर्फ यूडीएल के केस में सिर्फ एक ध्यान रखना होता है कि जो यूडीएल है इट एक्ट एट इट्स सेंटर, अपने सेंटर पे एक्ट करता है, तो इसके सेंटर से इसका हम डिस्टेंस जहां पर भी हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है उसके यूडीएल के सेंटर तक का वहां से डिस्टेंस हम चेक करते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल, बहुत सिंपल सा तरीका है किसी भी को सवाल को करने का। तो जैसे ये बहुत ही सिंपल वे में आपको फिर दोबारा से समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे कैंटिलीवर बीम में यहाँ पर ये लोड लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो यूडीएल होगा पॉइंट लोड है, तो यहाँ पर हमारे शियर फोर्स W है एंड इट विल गो एंटायरली फ्रॉम द होन्स बी तक भी ये W ही चलता रहेगा। यहाँ पर आपने देखा W ले लिया और इसको हमने मिला दिया, तो ये हमारे पास पॉजिटिव बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम बन गया। इन द सेम वे अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो बी पे इसका बेंडिंग मोमेंट लेंगे, तो बी का इसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट होगा 0, W इंटू डी डिस्टेंस 0 है। अब हम ए पे आ जाते हैं, तो इसका जो मूवमेंट होगा, इसका जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट पड़ जाएगा W इंटू एल, ये WL हो गया। अब इसके हम यहाँ पर देखते हैं इस पॉइंट पे हमने लिया है, ये हमारे पास सेक्शन के ये जो मूवमेंट है हमारा, अगर ये सेक्शन है हमारा, तो ये जो इसके राइट के अंदर है, राइट के अंदर अगर ये हमारा ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है तो इट इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में ड्रॉ किया है। बस सेम अगर हम यूडीएल लेते हैं तो यूडीएल के अंदर वही चीज है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर हमारा जो टोटल लोड जाएगा W है, तो यहाँ पर WL ले लिया आपने, इसको मिला दिया, हमने इसको इंक्लाइंड लाइन से मिला है। इन द सेम वे यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर इसको हमने इंक्लाइंड लाइन से मिला है, लेकिन जब यहाँ पर आप देखते हैं अगर ए पे बेंडिंग मोमेंट हम निकालते हैं तो जो हमारा बेंडिंग मोमेंट किसके बराबर होगा, तो जो टोटल लोड हमारा यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट बी पे 0 हो जाएगा और यहाँ पर हम देख सकते हैं W इंटू एल और रिएक्ट करेगा सेंटर पे, तो इसके सेंटर यहाँ से डिस्टेंस L/2, तो W इंटू एल इंटू L/2, WL स्क्वायर बाई 2 माइनस में, क्योंकि ये एक्ट करेगा इसके अपने सेंटर पे, तो इसके सेंटर का इसके अबाउट जो मूवमेंट होगा इट विल बी क्लॉकवाइज, तो WL स्क्वायर बाई 2। तो इन दिस वे वी कैन से दैट कि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो नेगेटिव है, तो ये नीचे दिखाया गया है और इसको हमें कर्व में मिला है, ये आप देखते हैं पैराबोलिक कर्व। तो इन द सेम वे आप जैसे देख सकते हैं कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने रिएक्शंस कैलकुलेट किए, ये टोटल लोड लगा हुआ W, तो यहाँ पर W/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी W/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपने इसको प्लॉट किया, W/2 पर चला गया, यहाँ पर चले गए, यहाँ तक W/2 चलता रहा, यहाँ पर अगर सेंटर पे नीचे W आ गया तो W ले लिया पॉइंट लोड से, फिर ये चलता रहा, यहाँ पर फिर W/2 पर चलेगा। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ए पे 0 होगा, सी पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, यहाँ पर W/2 रिएक्शन है, तो W/2 इंटू में L/2, WL/4, तो हमारे पास यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा WL/4, तो इस तरीके से आपने मिला दिया। इन द सेम वे यहाँ पर आपने यूडीएल लिया है W पर मीटर लेंथ, तो टोटल लोड होगा हमारा WL, तो WL के अंदर अब आधा लोड यहाँ पर लगेगा, आधा इधर लगेगा, WL/2 इधर, WL/2 इधर, तो हमने इसको मिला दिया शियर फोर्स के अंदर, तो यहाँ पर WL/2 लिया, यहाँ पर चलते रहे, WL/2 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर सेंटर पे हमारा शियर फोर्स 0, तो यहाँ पर हमने WL/2, यहाँ पर WL/2। अब इस तरीके से हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट होगा हमारा WL/2 इंटू में
WL/2 और यहाँ पर हमारे पास हो गया ये यहाँ से हमारा डिस्टेंस है L/2 पे ले रहे हैं हम इसको, तो इसका ये करें अपने सेंटर पे, तो इसके सेंटर यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा L/4, तो हमारे पास टोटल बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा WL²/8। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा इट विल बी एट द सेंटर, जहां पर शियर फोर्स 0 होती है वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, तो दिस वैल्यू विल बी WL²/8। तो अब हमें पता है कि जो बेंडिंग मोमेंट जो अगर यूडे लगा होता है तो उसको हम कर्व में मिलाते हैं। तो इन द सेम वे हमारा जो ये लास्ट टॉपिक है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, तो पॉइंट कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है जहां पर की बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। तो जैसे बेंडिंग मोमेंट आपने ड्राव किया है, तो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये नेगेटिव से पॉजिटिव फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है, तो पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। इन द सेम वे हम कह सकते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वहां पर होता है जहां पर की शियर फोर्स 0 होती है। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि यहाँ पर भी हमारे पास जैसे यहाँ पर शियर फोर्स 0 थी तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम है। इन द सेम वे आप देख सकते हैं यहाँ पर शियर फोर्स 0 है तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम है। तो जहां पर शियर फोर्स 0 होती है अपना साइन चेंज करती है, वहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां होता है जहां पर शियर फोर्स हमारी 0 होती है। तो दोस्तों मैंने आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हाउ वी कैन प्लॉट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आई होप कि आपको बात सारी बातें समझ में आई होंगी, तो आप इसको पढ़ें ध्यान से, एक बार देखें 2 बार देखें और इसको अपने दोस्तों को बताएं और इसको समझाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।